We should also understand our parental responsibilities. हमें अपने माता पिता के रूप में जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। We should also understand our parental responsibilities. हमें अपनी माता पिता के रूप में जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। To the world environment, इस संसार के वातावरण और पर्यावरण से संबंधित या वातावरण के या पर्यावरण के लिए। और remember that the living space of this world is limited. ये याद रखना चाहिए हमें कि संसार में जीवन यापन करने के लिए जो जगह है, जो स्पेस है, वो लिमिटेड है। कहने का मतलब वो सीमित है। And we must have enough space for our future generations to live happily. और हमें हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशंस है, उनके लिए भी जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त रूप से जगह छोड़नी है। टू अचीव दैट एम, और इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। हमें परिवार नियोजन को समझना होगा, हमें परिवार नियोजन को अपनाना होगा। क्योंकि जब तक परिवार नियोजन को हम नहीं अपनाएंगे तब तक हमारे सामने जनसंख्या एक बड़ी चुनौती के रूप में हो सकती है। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। और हमें एक जोड़े के एक या दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने देने हैं। कहने का मतलब एक जो कपल है उसके एक या दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। एक जोड़े के एक या दो बच्चे रखते हुए हमें क्या करना होगा? हमें जो हमारी जन्म दर है उस जन्म दर को लिमिट करनी पड़ेगी, उस जन्म दर को सीमित करनी पड़ेगी। Between each birth there should be a gap of 3 or 4 years। और यदि एक माता पिता के एक जोड़े के 2 बच्चे होते हैं तो कम से कम दोनों बच्चों में 3 से 4 साल का अंतराल होना चाहिए, 3 से 4 साल का गैप होना चाहिए, so that each child is not deprived of the right to sufficient parental love and care। ताकि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के प्यार और देख-रेख से वंचित न रह सके, अपने माता पिता के प्यार और देख-रेख से वंचित न रह सके। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। वास्तव में परिवार नियोजन है क्या? वास्तव में परिवार नियोजन फैमिली वेलफेयर है, यानी कि परिवार कल्याण है। तो फैमिली प्लानिंग इज अ फैमिली वेलफेयर फॉर द फैमिली। परिवार के लिए एक प्रकार से ये परिवार कल्याण है। एज इट हेल्प्स टू कीप ह्यूमन हेल्थी। देखिए परिवार नियोजन परिवार के लिए परिवार कल्याण कैसे है? इसलिए परिवार कल्याण है क्योंकि नंबर 1 ये महिलाओं को स्वस्थ रहने में या स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। पहली बात तो ये है कि ये महिलाओं को हेल्दी रखता है, टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट। दूसरा काम ये करता है कि घर के अंदर खुशी का वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करता है। A happy healthy mother is a key to the welfare of the whole family। और तुम्हें पता है एक खुश और स्वस्थ जो माँ होती है वो पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी होती है, पूरे परिवार के कल्याण की चाबी होती है। यदि एक माँ परिवार में सबसे ज्यादा खुश है और स्वस्थ है तो आप इस बात को मान के चलना कि पूरा का पूरा जो परिवार है वो खुश है और स्वस्थ है। क्योंकि परिवार के कल्याण की और परिवार के खुशी की जो चाबी है या फिर पूंजी है वो उस परिवार की मां है।
फिर लेखक आगे कहता है, द माइंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। एक व्यक्ति को पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है? माइंड, मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क एक व्यक्ति के पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टू डेवलप अ हेल्थी माइंड इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपर्ली। और यदि आप हेल्थी माइंड को विकसित करना चाहते हैं, आप यदि अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रूप से डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मस्तिष्क स्वस्थ हो, तो उसके लिए आपको एक ही चीज सीखनी है। वो क्या? हाउ टू रिलैक्स। कि आप रिलैक्स कैसे महसूस करें। यदि आपने रिलैक्स महसूस करना सीख ली, तो आपका जो मस्तिष्क होगा वो हेल्दी होगा। और देखिए, क्वेश्चन यही से बनता है, क्योंकि एक मस्तिष्क जो होता है उसकी बीमारी है क्या? एक मस्तिष्क की सबसे बड़ी बीमारी है स्ट्रेस। बाकी तो दिमाग की कोई बीमारी होती नहीं है। और यदि आपने स्ट्रेस से रिलैक्स रहना सीख लिया, स्ट्रेस का प्रेशर आपने कम करना सीख लिया, तो फिर आपका जो जीवन है या आपका जो मस्तिष्क है वो कैसा रहेगा? हेल्दी रहेगा। और हेल्दी यदि आपका मस्तिष्क है तो 50% आपकी पॉजिटिव हेल्थ आपको मिल गई। बाकी 50% जो पॉजिटिव हेल्थ है वो आपके खाने पीने पर और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। and to develop ways to deal with day to day stress। और एक दूसरी बात लेखक और कहता है, तनाव मुक्त रहना तो आपको सीखना ही होगा, लेकिन तनाव मुक्त भी रोजाना का, दिनों दिन का जो तनाव है, क्योंकि आज की जो हमारी पीढ़ी है, या फिर अपन ये कहें कि आज का जो हमारा जीवन है, एक प्रकार से उसमें तनाव ज्यादा बना है। कोई किसी चीज को लेकर तनाव में है, कोई किसी चीज को लेकर तनाव में है, किसी की कोई प्रॉब्लम है उसका तनाव है, किसी की कोई और प्रॉब्लम है उसका तनाव है। तो एक प्रकार से देखें तो तनाव बड़ा है। और वो जो तनाव है, उस तनाव से मुक्त रहना ही हमें क्या करना है? सीखना है। रोजाना के जीवन का तनाव, किसी के ऑफिस का तनाव है, किसी के पड़ोसी का तनाव है, किसी के अपने घर का तनाव है, किसी के बच्चों का तनाव है। तो ये जो तनाव है, इस तनाव से हमें मुक्त होना सीखना होगा। Many diseases such as high blood pressure and some heart problems, बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स है, दिल की बीमारियां, दिल की समस्याएं, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, रक्तदाब की बीमारी, आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। ये बीमारियां तनाव से होने वाली बीमारियां मानी जाती है। ये बीमारियां कौन सी बीमारियां मानी जाती है? तनाव से होने वाली बीमारियां मानी जाती है। कि यानी ब्लड प्रेशर की किसी की बीमारी है, तो आप ये मान लीजिए कि निश्चित रूप से वो स्ट्रेस से बीमार है, तनाव में रहा है। यदि किसी व्यक्ति के हार्ट प्रॉब्लम है, इसका मतलब निश्चित रूप से वह किसी न किसी तनाव या स्ट्रेस से जुड़ा हुआ रहा है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इस प्रकार से तनाव मुक्त रहने की तकनीकी को सीखकर, तनाव मुक्त रहने की तकनीक को सीखकर यू मे अवॉइड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तुम बहुत सारी स्वास्थ्य की जो दूसरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से बच सकते हो। तुम बहुत सारी स्वास्थ्य की जो दूसरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से बच सकते हो। However, even when we enjoy good health,
हालांकि कई बार क्या होता है कि अच्छा समझ और अपन ये कहें कि स्वास्थ्य यापन करते समय भी क्या हो सकता है, डिजीज में एक्यूट। कई बार क्या होता है कि अच्छा स्वास्थ्य होते हुए भी, अच्छा जीवन यापन करते हुए भी मेंटली सेटिस्फाइड रहते हुए भी हमें कुछ बीमारियां हो सकती है, हमें कुछ बीमारियां हो सकती है। अकॉर्डिंग इंटरनल स्टैटिस्टिक्स, और यदि अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें, इंटरनल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है अंतरराष्ट्रीय आंकड़े, और यदि हम अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें, each person is at risk of becoming sick or injured about twice a year। तो प्रत्येक व्यक्ति एक साल में 2 बार, यानी हर व्यक्ति पर एक साल में 2 बार बीमार होने का खतरा बना रहता है। एक व्यक्ति 2 बार बीमार होने का खतरा एक व्यक्ति पर बना रहता है, ये अंतरराष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं। हमारे इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि चाहे व्यक्ति कोई सा भी हो, समस्त जीवन यापन कर रहा है, मानसिक रूप से संतुष्ट है, रिलैक्स्ड है, अच्छा जीवन यापन कर रहा है, इसके बावजूद भी एक साल में नॉर्मली 2 बार बीमार हो सकता है। एक साल में नॉर्मली कितने बार बीमार हो सकता है? औसतन एवरेज 2 बार एक साल में बीमार हो जाता है। It is important to deal with any sickness or injury in a realistic and intelligent way without panic। लेखक कहता है, यदि ऐसी स्थिति आती है, यदि ऐसा समय आता है, यदि कोई ऐसी समस्या आती है कि आप बीमार हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता क्या होगी कि आप सोच समझकर बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से आप उस बीमारी का सामना करें, बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए, बिना किसी पैनिक के, बिना किसी आतंक के। आदमी बीमार हो जाता है तो आपने सोचा होगा, कई बार क्या होता है कि जब आदमी बीमार होता है तो उस बीमारी से ज्यादा उस बीमारी का जो तनाव है वो उस व्यक्ति की बीमारी से बढ़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को सर्प ने काट लिया, अब सर्प ने काट लिया, सर्प को काटने, क्योंकि उसने देखा ही नहीं मेरे को क्या काटा है, तो चुपचाप में बैठा गया, पता नहीं किसने काट लिया, क्या काट लिया, वो जानवर चीट गया, जानवर खा गया, चलो दिखाते हैं, दवाई देते हैं। अब यदि किसी ने उसको ये कर दिया, तेरे को तो सांप ने काट लिया, क्या इतने लोग मर जाएगा। यानी ये रियलिटी हो रखी है कि एक सर्प काटने के बाद आदमी तब तक नहीं मरा जब तक कि उसको ये पता नहीं चल गया कि सांप ने काटा। जैसे उसको पता चला कि मेरे को सांप ने काट लिया, वो मर गया। मतलब कि जितना नुकसान उसको सांप के काटने से हुआ, उससे ज्यादा नुकसान या नुकसान उसको किसका हुआ, उससे ज्यादा नुकसान उसको स्ट्रेस का हुआ। तो कभी यदि आप स्वस्थ रहते हुए बीमार भी हो जाते हैं, तो लेखक का ऐसा मानना है, लेखक ऐसे कहता है कि उस बीमारी में आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बुद्धिमत्तापूर्वक या बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उस बीमारी का इलाज करवाना है, यानी कि उस बीमारी का सामना करना है। Knowledge of the body should help you to manage an emergency situation before contacting a doctor for proper medical management।
अब शरीर की जानकारी, आपके शरीर की नॉलेज, आपको डॉक्टर से कांटेक्ट होने से पहले जो आवश्यक और असिंसियर उपचार है वो करने में सहायता प्रदान करना। जैसे किसी को पता है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो ऊपर से नीचे होता है, अब यहां अंगुली में शर्त ने काट लिया तो कसकर या तो अंगुली को बांध दिया या हमने यहां से हाथ को बांध दिया, तो अब ये जो ब्लड है ये यहां से वापस नहीं जाएगा। जब ब्लड अंदर आना बाहर जाना बंद हो जाएगा तो वो जहर पूरी बॉडी में नहीं फैल पाएगा। यदि कोई पानी में डूब गया उसको उल्टा लेटाकर और उसको दबाकर पानी निकाल दिया जाए तो उसकी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाती है, यानी कि जिंदगी से जूझने की या जिंदगी से जाने की उसकी जो रिस्क है वो खत्म हो जाती है। ये वो समस्त चीजें हैं, बॉडी का नॉलेज होना हमें चाहिए जिससे डॉक्टर के पास अपन प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट के लिए जाएं। उससे पहले जो आवश्यक इलाज है, जैसे मान लो किसी के चोट लग गई, अब चोट लग गई, खून बह रहा है और हम डॉक्टर के पास जाने में आधा घंटा लग गया तो आधे घंटे तक खून बह ही जा रहा है, तो वो व्यक्ति उस चोट लगने से नहीं मरेगा बल्कि खून बह जाने से मर जाएगा, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि चोट लग गई तो कम से कम हम क्या करें कि अपन इस जिस जगह चोट लगी है या तो उस पर पट्टी बांधे दो जिससे खून न निकले, या जैसे यहाँ चोट लगी है यहाँ से खून निकल रहा है तो उसके ऊपर से हमने हाथ को कसकर बांध लिया तो ऊपर से खून का रोटेशन कम हो गया और यहाँ पट्टी भी बांध ली। तो हमें ये देखना है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले इसका खून नहीं बहना चाहिए या कम से कम बहना चाहिए। तो ये शरीर की जानकारियां है जो हमें डॉक्टर से प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्ट से पहले समझनी होती है। और देखिए, एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर, कोई सी भी दवाइयां चाहे से वो एंटीबायोटिक टैबलेट्स हो या दवाई हो या फिर कोई पेन किलर, दर्द मारने वाली या दर्द की दवाई हो, टू बी मॉनिटर्ड बाय डॉक्टर अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन। इन दवाइयों को स्वास्थ्य विभाग से, किसी डॉक्टर के या किसी चिकित्सक से या किसी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से संबंधित किसी अधिकारी से परामर्श के बिना नहीं लेना चाहिए, उनसे परामर्श के बिना नहीं लेना चाहिए। जबकि आपने देखा होगा आजकल कम से कम हर घर में एक डॉक्टर होता है, हर घर में ही, और सब वो नहीं जो कुछ ना कुछ जैसे कोई छोटी मोटी आदमी बीमारी होती है या कोई बीमारी होती है तो वो अपने घर वालों को तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले, खुद ही ला के देता रहता है, डॉक्टर से परामर्श नहीं। उसका तो ये कहना है कि मेरे को जुकाम लगी थी ना, मैंने ये ली थी, अब तेरे लगे तू भी ये ले ले। तो जरूरी थोड़ी है दो व्यक्तियों की जो बॉडी है वो एक ही प्रकार की चीज को एक्सेप्ट करे। तो हमें इन चीजों को समझना होगा जिससे कि हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके। इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन है जो आप लिख लो, इसके बाद में फिर अपन आगे चलते हैं। मुंह से नहीं छोड़े, मैं तुम तीन की पिटाई करूंगा, एक तो तू छोड़े, क्योंकि 10th में है नहीं ना, है? जब पता है कि किसी से एक दूसरी चीज ना तो लेनी है, ना एक्सचेंज करनी है, ना देनी है, अलाउ नहीं दूंगा मैं, यहाँ से स्कूल से विदा करूंगा, बाकी ध्यान रखना।
नीचे देखो क्या मैं बना रहा हूँ। बोल कौन रहा है? पैदा कौन है ये जानवर? मेरे को मेरे रूम में बोलता हुआ बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कोई बोले। देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि पूरे परिवार के वेलफेयर की कुंजी कौन होती है और कैसे? तो इसमें आप लिखोगे मदर इज द की टू द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली। और कैसे? बिकॉज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, because directly and indirectly she plays a very important role in the life of every member of family। क्योंकि परिवार के हर सदस्य के जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसलिए वो क्या है? What do we need? What diseases are
related disease. How should one ये 7 क्वेश्चन कर लेना इसके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये नेहा प्रजापत बेटा वॉइस प्रॉब्लम आपकी खुद की नेटवर्क से है या से नहीं है, या से जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। सी यू टुमारो।